नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जहां न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। पूर्वी रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने बताया कि दार्जिलिंग ट्रेन हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में रेलवे के 3 कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से 2 लोको पायलट और 1 कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड हैं, जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही रेलवे की ओर से पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान अब कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख और मामूली घायलों को 50-50 हजार की मदद राशि मुहैया कराई जाएगी। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे के आसपास हुआ। हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से डिरेल हो गई। प्रशासन गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। रेलवे, NDRF और SDRF समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दुर्घटना पर दुख प्रकट किया है। फिलहाल यात्रियों को और ज्यादा सहायता प्रदान करने के लिए सियालदह स्टेशन पर एक विशेष हेल्पलाइन बूथ बनाया गया है। साथ ही नैहाटी स्टेशन पर भी एक अतिरिक्त हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया गया है। फ्रंटियर रेलवे ने कंफर्म किया 8 आदमी का देहांत का कैजुअलिटी का खबर मिला है। उनमें से 3 जो है वो रेलवे एम्प्लॉई है, 2 उसमें लोको पायलट और 1 गुड्स गार्ड है। लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड गार्ड ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन विच मेड द एक्सीडेंट। रेस्ट 5 पीपल का जो डेथ हुआ है उसका कंफर्मेशन ऑफिशियली कौन है कौन ना है ये डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं है। जितना जल्द हो सके। के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, तो साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को योजनाओं की समस्या का समाधान मिलेगा, जिसके लिए ग्रामीणों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि अधिकारी इसके लिए घर घर पहुंच रहे हैं। ये कहना है पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर का। दरअसल कैबिनेट मंत्री OP राजभर आज विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आजमगढ़ के एदलपुर और सैनपुर गांव में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बनती हैं, हमारे विभाग के ही नहीं सभी विभागों के संबंधित अधिकारी गांव तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। आप इसी गांव में जहां हम हैं, अगर आप धरातल पे घूमेंगे तो आपको लगेगा कि योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हम लोग चूंकि विभाग पंचायती राज मिला है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर सभी मंत्रियों को निर्देश है कि सरकार चले गांव की ओर। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी अधिकारियों के माध्यम से खुद जानकारी हासिल करके लोगों तक बताई जाए, उसका लाभ लोगों तक दिलाया जाए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। उन्होंने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, तो देश और देशवासियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ
के क्षेत्र हैं, जैसे आप एक तरीके से यहाँ के सांसद हैं, फिर प्रधानमंत्री भी हैं, और किसानों को जो तोहफा दिया, जो विपक्ष कहता था कि इलेक्शन के बाद वो भूल जाएंगे, तो किसान जब तक विकास की मुख्य धारा में नहीं चला जाता तो जो वादा करते हैं मोदी गारंटी से उसे पूरा करते हैं। तो जब भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले अन्नदाता को भी सम्मान दिलाना है। तो अन्नदाता हैं, उनको फिर सम्मान निधि दिया है, फिर गरीबों को मकान है, फिर इलाज है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में विकास के जितने भी रास्ते हैं वो आएगा, और जो निचले पावदान पर रहने वाले लोग हैं उस पर धरातल पर फिर से उनको विकास की मुद्दा, इसीलिए हम लोग आए हैं। विकास अधिकारियों को जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री संपदा योजना है, बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, मुस्वा कल्याण कोष है, उनको ट्रेंड, अभी मैंने एक आदेश किया अभी बनारस में कि अब कोई लाभार्थी कार्यालय पर नहीं आएगा, लाभार्थी के दरवाजे पर खुद विभाग जाएगा, क्योंकि तनख्वाह जनता इनको देती है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तनख्वाह जिसे लेते हैं उसके दरवाजे पर जाएं, और जब तक वो काम न कर ले, जब तक वो मूवमेंट में न आ जाए, अनुभव न प्राप्त कर ले, अपनी योजनाओं को संचालित न कर दे, तब तक उसे अब संचालित करने के लिए ये ऑपरेटर बन के उसे ऑपरेट करें। क्योंकि अगर उसके पास क्षमता ही होता, ज्ञान होता, तो शायद वो गरीब नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। तो उसको मजबूत बनाने के लिए भारत को फिर मजबूत तभी होगा जब गाँव का गरीब किसान नौजवान मजबूत होगा। उसके लिए हम मत्स्य विभाग इस पे कमर कसे, और धीरे धीरे हमारे अधिकारी आ रहे हैं। रेलवे ने लखनऊ मंडल में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत अब 50% तक किराया कम हो जाएगा, जिससे पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की देखिए ये खास रिपोर्ट। के बाद से बीते 3 सालों से करीब 24 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके यात्रियों को 2 और 2.5 गुना किराया भुगतना पड़ रहा है। रेलवे ने कोविड के बाद जब ट्रेनें संचालित की, जिसमें कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जैसे फरक्का एक्सप्रेस है, कुछ मेमू ट्रेनें हैं, कुछ पैसेंजर ट्रेनें हैं जो हरदोई, बाराबंकी और जो है फैजाबाद और कानपुर की तरफ जाने वाली हैं, सुल्तानपुर जाने वाली है और रायबरेली जाने वाली। तो इन ट्रेनों का किराया जो है 2 गुना से लेकर 2.25 गुना कर दिया गया, और स्पेशल नंबर इनको दे दिए गए और नॉर्मल नंबर इन ट्रेनों को हटा लिए गए। इससे लाखों यात्रियों को रोजाना जो है उनको महंगा किराया देना पड़ रहा है। और अब रेलवे ने कहा है कि हम जुलाई से कोविड के पहले की स्थिति बहाल करेंगे, और जो ट्रेनें बंद चल रही हैं उनका संचालन करेंगे, और जो ट्रेनें अभी चल रही हैं उनका किराया भी हम ठीक करेंगे, यानी उनके स्पेशल नंबर हटाएंगे और नॉर्मल नंबर से ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका असर ये पड़ेगा कि कानपुर का किराया जो अभी जो 50 रुपये है और वो घट के 25 रुपये आ जाएगा, बाराबंकी किराया 30 रुपये है वो 10 रुपये हो जाएगा, अयोध्या का किराया 60 रुपये है वो 30 रुपये हो जाएगा, हरदोई का किराया 50 रुपये है वो 25 रुपये हो जाएगा, रायबरेली किराया 45 रुपये है वो 20 रुपये हो जाएगा। यानी कि तमाम जगहों किराया आधे से भी कम हो जाएगा, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है, रेलवे इतने अरसे जितना पैसा वसूल रहा है और उसके बावजूद यात्रियों को सुविधा नहीं मिल रही है। लखनऊ कानपुर की 12 मेमू ट्रेनें थी, अब महज 2 मेमू ट्रेनें चल रही, 10 मेमू ट्रेनें समेत ट्रैक से गायब है। तो इससे लाखों यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या इंटरसिटी, एक तरफ अयोध्या के लिए पर्यटन की बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन अयोध्या के लिए इंटरसिटी जो कानपुर से अयोध्या के बीच चल रही है वो 3 साल से बंद है। इस इंटरसिटी के बंद होने से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को, चाहे वह अयोध्या कानपुर से जाने वाले हों या जो है उन्नाव से जाने वाले हों, हरौनी से जाने वाले हों, लखनऊ से जाने वाले हों, बाराबंकी से जाने वाले हों, दरियाबाद जाने हों, सफेदाबाद से जाना हो, उनको अयोध्या जाना मुश्किल हो रहा क्योंकि इंटरसिटी नहीं चल पा रही। अगर ये इंटरसिटी ट्रेन चलती तो इससे उनको काफ़ी राहत मिलती और कम किराए में और अयोध्या जाते और दर्शन करके वापस आ जाते। लेकिन तत्कालीन सांसद जो लल्लू सिंह है, उनसे कई बार मांग की गई, लेकिन लल्लू सिंह ने लोगों की बात को नजरअंदाज किया और उसका उन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जो है वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद हैं, अब लोग उनसे लगे हुए हैं कि ये इंटरसिटी ट्रेनें और मेमू ट्रेनें बहाल की जाएं, जिससे लोगों को राहत के साथ मिल सके। अब देखना एक रेलवे पैसेंजर ट्रेनों को और इंटरसिटी ट्रेनों को कैसे बहाल करता है, ये तो समय की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि यात्रियों पर बहुत लोड है और यात्री चल नहीं पा। बसों से 4 गुना 5 गुना किराया देना पड़ रहा है, और जो ट्रेनें चल रही हैं एक्सप्रेस ट्रेनों जाने में भी उनको 3 गुना 4 गुना किराया देना पड़ रहा है। तो अब रेलवे के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सारी ट्रेनें बहाल करे और जो कोरोना की पहले की स्थिति थी वो लाए, क्योंकि अब सिर्फ केवल वंदे भारत और जो एक्सप्रेस ट्रेनों से काम नहीं चलेगा, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों की भी जरूरत है। अब रेलवे के सामने चुनौती है कि 1 जुलाई के बाद कितनी ट्रेनें बहाल करता है, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, लाखों लोगों की निगाह रेलवे पर लगी है और वंदे भारत जैसी ट्रेन भी अब अयोध्या के लिए फर्राटे भर रही है। तो पैसेंजर ट्रेनों की भी जरूरत है और जो है अन्य ट्रेनों की जरूरत है जो कम किराए में लोगों को सफर कर सके। मेरा पसंद आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।
स्काल इंटरनेशनल ने विमानन सेक्टर को बेहतर करने का आह्वान किया है। दरअसल स्काल इंटरनेशनल की दूसरी वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया, जहां 2 सालों में उनकी उपलब्धियों और प्रदर्शन पर रिपोर्ट रखी गई। आपको बता दें कि स्काल इंटरनेशनल पर्यटन और यात्रा उद्योग के पेशेवरों को जोड़ता है, साथ ही नेटवर्किंग, व्यावसायिक विकास और मित्रता को बढ़ावा देने का काम करता है। फिलहाल ये संगठन 100 से अधिक देशों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं वार्षिक आम बैठक में पदाधिकारियों का चुनाव किया गया, जहां सुनील बी सत्यवक्ता को अध्यक्ष, दीपक खरे को उपाध्यक्ष और विनोद पांडे, अनुपम शुक्ला सचिव और भगवती पंत को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो पीआर निदेशक की जिम्मेदारी विकास डलेला को सौंपी गई है। साथ ही दिव्या चरण को सीएसआर निदेशक बनाया गया है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम स्काल इंटरनेशनल की, जहां पर विमानन सेक्टर को बेहतर करने का आह्वान किया गया है। स्काल इंटरनेशनल ने एक बैठक का आयोजन किया है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है और दूसरी वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर 2 सालों में उनकी उपलब्धियां और प्रदर्शन पर रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। यहां आपको बताते चले कि स्काल इंटरनेशनल पर्यटन और यात्रा उद्योग के पेशेवरों को जोड़ता है, साथ ही नेटवर्किंग, व्यावसायिक विकास और मित्रता को बढ़ावा देने का काम भी करता है। फिलहाल ये जो संगठन है 100 से अधिक देशों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा चुका है। वहीं वार्षिक आम बैठक में पदाधिकारियों का चुनाव भी किया जा चुका है, जहां पर सुनील बी सत्यवक्ता को अध्यक्ष, दीपक खरे को उपाध्यक्ष और विनोद पांडे, अनुपम शुक्ला सचिव और भगवती पंत को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं पीआर निदेशक की जिम्मेदारी जो है वो विकास डलेला को सौंपी गई है। साथ ही दिव्या चरण को सीएसआर निदेशक नियुक्त किया गया है। मां से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक ऋषिकेश एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने मां से मुलाकात कर डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम योगी का ये कार्यक्रम काफी गुप्त रखा गया था। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले अपनी मां से मिलकर उनका हाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ अपनी मां के साथ बैठे हैं और उनसे उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का प्रोग्राम काफी गुप्त रखा गया था। अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश एम्स में अपनी मां के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और यहां उन्होंने अपनी माता के स्वास्थ्य लाभ को लेकर डॉक्टरों से बात भी की। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। बता दें कि 15 मई से योगी आदित्यनाथ की मां एम्स में भर्ती हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बहन भी एम्स में मौजूद है। एम्स के डॉक्टर का एक दल लगातार सावित्री देवी के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहा है। आज देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश भर की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं नोएडा की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने को पहुंचे। इसी तरह की तस्वीरें गोरखपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, कानपुर, आगरा और अलीगढ़ जैसे कई शहरों में भी देखने को मिल रही है।
आपको बता दें कि इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। इस पर्व पर इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी देते हैं। वहीं बकरा ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बकरा ईद का त्योहार धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धूमधाम से ये त्योहार मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और आज सुबह से ही भारी भीड़ लोगों की उमड़ी हुई है। आज ईदगाह और मस्जिदों में पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात की गई है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और 5 मिनट में बताएंगे आपको 25 बड़ी खबरें। सहारनपुर में अदा की गई नमाज, डीएम और एसएसपी ने ईदगाह के बाहर किया नमाजियों का स्वागत। उन्नाव में कई मस्जिद परिसरों में ईद उल अजहा की नमाज हुई संपन्न। लाखों हाथों ने देश की अमन चैन की मांगी दुआएं। प्रतापगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा बकरा ईद का पर्व, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पढ़ी नमाज। डीएम एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद उल अजहा की नमाज पूरे देश में की गई अदा। आगरा में भी मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में पहुंचे, नमाज अदा कर मांगी देश भर के लिए सुकून और चैन के लिए दुआ। जालौन में अवैध तमंचा दिखाकर गुंडाई, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कारतूस और तमंचा किए बरामद। सोनभद्र में लाखों की कीमत का एल्यूमीनियम बरामद, पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गिरफ्तार। 5 फरार, थाने में दर्ज हुआ गबन का मुकदमा। फर्रुखाबाद में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद रहे डीएम एसपी। नमाजियों ने मांगी देश के लिए अमन चैन की दुआ। सहारनपुर के नानौता कस्बे में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, घटना में धू धू कर जला ट्रांसफार्मर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हमीरपुर में ट्रक से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, ट्रक छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। मुस्करा कस्बे के बिलगांव रोड का मामला। कुशीनगर पडरौना के नौका टोला ईदगाह में अदा की गई नमाज, जिले के सभी ईदगाहों पर पुलिस प्रशासन मौजूद। एसडीएम ने ईदगाह पर जाकर किया निरीक्षण। बस्ती में दबंगों ने जमीनी विवाद पर की मारपीट, 2 महिलाओं को जमकर पीटा। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष को सौंपा प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार। संभल में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व, इमाम जहीरुल इस्लाम ने देश के अमन शांति की मांगी दुआ। डीएम एसपी समेत पुलिस प्रशासन मौजूद। झांसी में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व, कई मस्जिदों में बकरा ईद की नमाज की गई अदा। मुल्क के अमन चैन के लिए मांगी दुआएं। फतेहपुर में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चल गया बड़ा हादसा। अस्पताल प्रशासन ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में जमीनी बंटवारे को लेकर चले लाठी डंडे, 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में ईद उल अजहा को देखते हुए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम, कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ने मस्जिदों में किया भ्रमण, ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बुलंदशहर में गंगा दशहरा पर स्नान करने आए श्रद्धालु, अलग अलग घाटों पर गंगा में डूबे 6 लोग, एक अन्य युवक गंगा की तेज धारा में बह गया। जौनपुर में संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज, हजारों की संख्या में लोगों ने अदा की नमाज, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। आगरा में एसआई ऑफिस बना
नशेबाजों का अड्डा, कर्मचारियों का शराब पीने का वीडियो वायरल, ऑफिस में शाम होते ही सज जाते हैं महखाने। फतेहपुर में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल हुई संपन्न, लगभग 1 कुंटल 40 किलो के बकरे की होगी कुर्बानी। बकरियों के मालिक ने बकरे का नाम रखा कुर्बान खान। कन्नौज की मस्जिदों में हर्षोल्लास के साथ अदा की गई बकरा ईद, हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की नमाज, देश के अमन और शांति की मांगी दुआएं। पीलीभीत में भू माफिया हुए बेलगाम, भरा पचपेड़ा गौशाला में जमीन जोतने को लेकर गरीब परिवार पर किया हमला, पीड़ित परिवार को जान से मारने की दी धमकी। कानपुर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा पर्व, बकरा ईद पर नमाजियों ने अदा की नमाज, मुल्क के अमन के लिए मांगी दुआएं। ललितपुर में ट्रैक्टर के नीचे आए 2 बच्चे, हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, बच्चों को रौंदता हुआ कुएं में जा गिरा ट्रैक्टर। फतेहपुर मझी गवा मोरंगा खुदान जा रही जांच टीम रास्ते में रुकी, बीच रास्ते में मिले 7 ओवरलोड ट्रक को किया सीज, कार्रवाई के डर से दूसरे रास्ते में दिखे मोरंग लदे वाहन। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।